हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो सेशन में। तो स्टूडेंट, आज के इस नए वीडियो सेशन में इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसकी चर्चा हम बार बार करते थे कि इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका LCR है, ठीक है। और इस टॉपिक को समझने के लिए कल जो हमने वीडियो लेक्चर बनाया था उसको आप सबसे पहले देख लीजिए, उसमें सारी चीज़ें आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हमने LC और R तीनों परिपथों के लिए अलग अलग धारा और वोल्टेज के बीच में संबंध आपको अच्छे से बताया था। तो उसी को बेस, यानी उसी पे पूरा जो है ये बेस्ड है आपका, वो आपका बेस है और ये आपकी न्यू है, ठीक है। तो अगर बेस आपका स्ट्रांग है तो आपकी न्यू है जो बिल्डिंग बनेगी वो जो है आपका मजबूत होगा, ठीक है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो LCR को स्टार्ट करने से पहले कल के वीडियो को थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। कल के वीडियो में क्या हमने आपको बताया था। अगर हम बात करें R परिपथ की, ठीक है, R परिपथ की, तो इसमें धारा और वोल्टेज आपके क्या थे, साथ साथ, यानी ये गाना गाते हुए आप चलिए हम साथ साथ हैं, ठीक है। इसमें वोल्टेज और I जो है क्या थे, साथ साथ थे, ठीक है। और अगर हम L परिपथ की बात करें, किसकी, L परिपथ में देखें थोड़ा सा, जिसको नहीं क्लियर हो रहा पीछे का वीडियो देख लो, फिर इस वीडियो को देखो, क्योंकि अगर पीछे का वीडियो आपका क्लियर रहेगा तो इस चैप्टर को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान लगेगा, बेहद आसान, ठीक है। इसमें जो है आपका वोल्टेज I से π/2, ठीक है, I से π/2 आगे चल रहा था। और अगर हम C परिपथ की बात करें तो C परिपथ में आपका जो वोल्टेज है वो धारा I से π/2 पीछे चल रहा था। ये इतनी बात सबको क्लियर है, ठीक है। इसी को हमें यहाँ पे यूज करना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसका परिपथ बनाते हैं। यहाँ पे आपके LCR तीनों एक साथ जोड़ दिए गए, तीनों एक साथ जोड़ दिए गए, ठीक है। थोड़ा कलरफुल चार्ट ले लेते हैं जिससे अच्छा लगे देखने में, ठीक है। ये आपका R हो गया, ठीक। उसके बाद आपका L बना देते हैं, कुंडली। उसके बाद आपका संधारित्र बना देते हैं C, ठीक। ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। इस तरीके से इसको कैसे जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में। ये हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज हो गया। प्रत्यावर्ती वोल्टेज किस V = कितना हो जाएगा, Vm sin ωt। इतनी बात क्लियर है। अब ये सारी चीज़ श्रेणी में है तो आगे हम लिख सकते हैं ये क्या है, श्रेणी LCR। क्या लिख सकते हैं, श्रेणी LCR। ये हमारा R है, ये हमारा L है और ये हमारा C है, ठीक है। अब देखो, इसमें से जो भी करंट निकलेगी, धारा, जो भी धारा निकलेगी वो हमारी प्रत्यावर्ती धारा होगी, और वही धारा इसमें भी जाएगी, वही धारा इसमें भी जाएगी और वही धारा इसमें भी जाएगी, ठीक है। जो धारा इधर से निकलेगी वही धारा इसमें भी जा रही है, I, और यही I इसमें भी जा रही है, ठीक है। और यही I आपकी इसमें भी जा रही है। इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन आपका जो ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज है ये तीन पार्टों में डिवाइड हो जाएगा। ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज इसके लिए VR हो जाएगा, इसके लिए BL हो जाएगा, इसके लिए VC हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज यहाँ पे जब गया तो यहाँ पे प्रत्यावर्ती वोल्टेज हमारा कितना चला गया, VR, ठीक है। इसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज कितनी जाएगी, VL, ठीक है। इसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज कितनी जाएगी, BC। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चाहे आप बायो के स्टूडेंट हो या मैथ के, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि भाई आप विद्युत धारा का चैप्टर याद करो, जब हमने आपको प्रतिरोधों का संयोजन बताया था तो वहाँ पे क्या एक चीज़ क्लियर हुआ था कि जब भी हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो धारा तो समान होती है लेकिन वोल्टेज अलग अलग होते हैं। तो ये सारे हमारे कैसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये भाई साहब भी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ये भाई साहब भी, ये भाई साहब भी, तीनों जो हैं क्या श्रेणी क्रम में ही तो जुड़े हुए हैं। तो जब तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो ये भाई साहब इससे BR वोल्टेज ले रहे हैं, ये भाई साहब इससे BL वोल्टेज ले रहे हैं और ये भाई साहब इससे VC वोल्टेज ले रहे हैं। और
अगर इन तीनों वोल्टेज को हम जोड़ें तो यही तीनों वोल्टेज हमारे किसके बराबर हैं? V के, VR प्लस VL प्लस BC। ठीक है, कहीं अलग से ये तीनों वोल्टेज तो ला नहीं रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं? यहीं से न ले रहे हैं। चलिए इतनी बात क्लियर हुई। अब आ जाओ, इसकी ज़रूरत है। अगर हम आर परिपथ की बात करें तो आर परिपथ में हमारा वोल्टेज और करंट दोनों कैसे थे? कौन सा गाना गाते हुए चल रहे थे हम लोग? हम साथ साथ हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा बी आर। एल परिपथ की बात करें तो इसमें क्या था? एल परिपथ बी जो है आई से π/2 डिग्री आगे, तो ये आपका आई हो गया, इससे 90 अंश, यानी 90 अंश का कोण बनाते हुए ऐसे। ठीक है, तो 90 अंश के कोण पे ये ऐसे चल रहा था, ये हो गया कौन? बी एल। ठीक है, यहाँ कोण आपका बन रहा है कितना? 90 अंश। सी परिपथ की बात करें तो सी परिपथ में क्या है? बी आई से 90 अंश पीछे, तो इससे 90 अंश पीछे, यानी ऐसे चल रहा था। ठीक है, 90 अंश पीछे, ये आपका हो गया वी सी। तो तीनों पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, लिखिए। पहला पॉइंट, आर में बी एवं आई, आर परिपथ में, आर परिपथ में साथ साथ हैं। ठीक है, कैसे हैं? साथ साथ हैं। दूसरा पॉइंट, एल परिपथ में बी आई, आर बी जो है आई से π/2 आगे है। कौन से परिपथ में? एल परिपथ में। ठीक है, आगे लिख लो, एल परिपथ। तीसरा पॉइंट, VC जो है आई से 90 अंश पीछे है, यानी π/2 पीछे है। आई से π/2 पीछे, कौन से परिपथ में? सी परिपथ। इतनी बात क्लियर हुई। अच्छा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जब B जो है, देखो V हमारा I से 90 अंश आगे है, तो I क्या है? B से पीछे है, तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, I B से π/2 पीछे है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, I जो है BC से 90 अंश आगे है, I जो है VC से π/2 आगे है। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ये आपका बी एल है, एल परिपथ है, और ये आपका सी है, सी परिपथ है। ठीक, आप देखो, अब इन सब का जो कलांतर है उसके लिए हम क्या करते हैं? इसका सलूशन फेजर डायग्राम से निकालते हैं। क्या बनाते हैं? फेजर आरेख या फेजर डायग्राम। फेजर आरेख, ठीक है, या फेजर डायग्राम। तो बनाते हैं भाई, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसानी से। ठीक है, आपको कोई डाउट नहीं होगा, एकदम सारा चैप्टर आपका मक्खन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम धारा को निकालते हैं। सबसे पहले खींचते हैं किसके लिए? आर परिपथ के लिए। तो आर परिपथ की धारा ये रही। ठीक है, और वोल्टेज भी इसका क्या है? इसी डायरेक्शन में। तो इसी डायरेक्शन में हम वोल्टेज को भी क्या करते हैं? बना दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा बी आर। क्लियर? अब देखो, एल परिपथ के लिए वोल्टेज कहाँ है? धारा का डायरेक्शन ये है, और वोल्टेज का डायरेक्शन ऊपर 90 अंश की ओर ऊपर। ठीक है, तो इसको बना दो भाई 90 अंश ऊपर। ठीक है, 90 अंश की डिग्री पर ऊपर, ये हो गया हमारा बी एल। ठीक है, BC के लिए आ जाओ। BC क्या है? 90 अंश नीचे, धारा इस डायरेक्शन में, धारा की डायरेक्शन सही है। VC की डायरेक्शन किधर हो गई? इधर, नीचे की तरफ। ठीक है, ये हो गई हमारी BC। ये कोण भी आपका हो गया 90 डिग्री। ठीक है, मान लेते हैं, माना BL बड़ा है किससे? BC से। BL इज ग्रेटर देन VC। अगर आपका BL BC से बड़ा है, ठीक है, मान लो अगर BL की वैल्यू आपकी 10 है और BC की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो रिजल्टेंट कितना हो गया? 8। और 8 रिजल्टेंट जो बड़ा होता है फोर्स उसी की तरफ,
तो यानी डायरेक्शन इसका ये इस साइड में हो गया, ऊपर की साइड में, ठीक है। तो अब ये हमको क्या मिलेगा, इस साइड ऐसे मिलेगा ना ग्राफ, ये यहाँ पे हो गई हमारी धारा I, और ये हो गया हमारा रिजल्टेंट, कौन हो गया, BL माइनस बी सी, ठीक है, ऊपर की साइड। भाई बड़ा है ना, बड़ा कौन है, BL है, तो रिजल्टेंट किस किस डायरेक्शन में होगा, किस साइड होगा, BL की साइड होगा, और ये हो गया BR। अब इसका और इसका परिणामी कहाँ से जाएगा, दोनों के बीच से जाएगा, ठीक है, दोनों के बीच से जाएगा। अगर इसको हम एक समचतुर्भुज बना दें, ठीक है, तो इसका जो परिणामी जाएगा इन दोनों के बीच से जाएगा, ठीक है, और कितना कोण बनाएगा, फाई, ये हमारा परिणामी हो जाएगा कौन, BM, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। देखो इसका रिजल्टेंट BM कितना हो जाएगा, अगर इसको हम नाम दे दें ABCD, ठीक है, तो ये क्या हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा और ये कर्ण का काम कर रहा, तो कर्ण का वर्ग यानी AC का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से क्या मिल रहा है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। अब AC की जगह पे आपका क्या है, BM है, क्या है, BM का स्क्वायर इक्वल टू AB की जगह पे क्या है, AB जो है क्या है भाई, AB BR, तो BR का स्क्वायर प्लस BC किसके बराबर है, AD के, तो AD कितना है आपका, VL माइनस BC का होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो भाई इस परिपथ में इसके लिए ओम का नियम अप्लाई कर दो, इसके लिए ओम का नियम, इसके लिए भाई इसमें वोल्टेज आपका BR है, ठीक है, और इसकी प्रतिबाधा कितनी है, R है, क्योंकि डायरेक्ट करंट अगर दिष्ट धारा की बात होती है तो वहाँ पर प्रतिरोध शब्द इस्तेमाल होता है, लेकिन हमने बताया था जैसे हम प्रत्यावर्ती धारा में आते हैं तो वही प्रतिरोध हमारा किस में बदल जाता है, प्रतिबाधा में, ठीक है। तो यहाँ पे ओम का नियम जब अप्लाई करेंगे तो B इक्वल टू क्या होता है, IR ना, तो B इक्वल टू IR, जहाँ पे R क्या है आपका प्रतिबाधा है, इसका वोल्टेज कितना है BR, तो BR इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें बहने वाली धारा, कितनी धारा बह रही है I, गुणे इसका प्रतिबाधा, तो इसका प्रतिबाधा कितना है R, इसके लिए अप्लाई करो VL इक्वल टू इसमें बहने वाली धारा I गुणे इसका प्रतिबाधा, और इसके प्रतिबाधा को हम किससे डिनोट करते हैं, XL से, ठीक है, किससे लिखते हैं, XL से, ठीक है। L परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है, XL, ठीक है। जब आपको हम L परिपथ बताए थे तो वहाँ आपको ये XL क्या है इसके बारे में हमने आपको बताया था। इसमें ओम का नियम अप्लाई करो, VC इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें बहने वाली धारा और गुणे इसका प्रतिरोध नहीं सॉरी प्रतिबाधा, तो इसकी प्रतिबाधा कितनी हो जाएगी XC। तो अब वैल्यू रखो यहाँ पे, IR का स्क्वायर प्लस IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे BM क्या है, ये धारा का सॉरी वोल्टेज का शिखर मान यानी पूरी वोल्टेज। अब इसके लिए क्या प्रतिबाधा बनेगी, इसके लिए ना तो इसकी प्रतिबाधा आएगी, ना तो इसकी प्रतिबाधा आएगी, ना तो इसकी। भाई ये वोल्टेज किस पे अप्लाई है, पूरे परिपथ पे आपका अप्लाई है, यानी LCR तीनों पर अप्लाई होगी। तो इसके लिए जो प्रतिबाधा होगी वो इन तीनों की कंबाइंड प्रतिबाधा होगी। तो मान लेते हैं इन तीनों की जो कंबाइंड प्रतिबाधा है वो क्या है, Z है। क्या है, हमने माना कि इन तीनों का जो कंबाइंड प्रतिबाधा है वो क्या है, Z है, और वही जो है इस पर अप्लाई होगा। तो Vm इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, Vm इक्वल टू यहाँ लिख लेते हैं, Vm इक्वल टू I पूरी धारा इंटू क्या, पूरे की प्रतिबाधा, पूरे की प्रतिबाधा को हमने क्या मान लिया, Z मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, रखो I Z का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, देखो I स्क्वायर कॉमन ले लिया, I स्क्वायर इधर हो गया, Z स्क्वायर इक्वल टू इसमें I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस इसमें से I बाहर निकालो, I स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर, क्योंकि I बराबर है।
अब इसमें से आई कॉमन ले लो, तो आई स्क्वायर कॉमन हो गया, आया क्या आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ है आई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो आपका आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल हो गया, आया क्या जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पूरे परिपथ की प्रतिबाधा यानी जेड का स्क्वायर आया, तो जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये आपके पूरे परिपथ की प्रतिबाधा का फार्मूला है। ठीक है, अगर हमें एलसीआर परिपथ दे दिया जाए और उसकी प्रतिबाधा निकालने के लिए कहा जाए तो ये इसका फार्मूला है। ठीक है, प्रतिबाधा हमने निकाल लिया। अब क्या निकालते हैं, इसका कलांतर कितना होगा, कलांतर भाई कलांतर यहाँ क्या है फाई है, यहाँ पे यही कलांतर फाई जो है आर परिपथ के लिए 0 है और एल परिपथ के लिए π/2 है और सी परिपथ के लिए भी π/2 है। ठीक है, लेकिन इन तीनों के कंबाइन भाई जब तीनों का रिजल्टेंट हमारी प्रतिबाधा कितनी है जेड, तो इसके लिए इसका कलांतर कितना है, कलांतर फाई है। तो फाई का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। तो भाई देखो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब आपका कौन है BC, आधार कितना है AB। ठीक है, तो tan फाई इजकल टू कहाँ मिटाएं कहाँ, इसको तो मिटा नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि इसका काम लगेगा, तो काम करता हूँ मैं इसको मिटा देता हूँ। तो tan फाई इजकल टू आपको क्या मिल गया, tan फाई इजकल टू BC बाई AB, BC बाई AB। ठीक है, आपका BC कितना है BL माइनस VC, BL माइनस BC अपान AB कितना है BR। ठीक है, अब सबकी वैल्यू रख लो। BL की वैल्यू कितनी है BL IXL, I इंटू एक्सएल माइनस VC की वैल्यू कितनी है I इंटू XC। ठीक है, डिवाइडेड बाई BR की वैल्यू कितनी है IR। अब इसमें से I कॉमन ले लो, तो I कॉमन ले लिए तो क्या बचा XL माइनस XC डिवाइडेड बाई IR। I से I कैंसिल हो गया, तो tan फाई इजकल टू क्या मिल गया हमको XL माइनस XC बटे R। तो फाई इजकल टू क्या मिलेगा tan इनवर्स XL माइनस XC और डिवाइडेड बाई R। ये आपके कलांतर का फार्मूला हो गया। ठीक है, अगर आपसे प्रतिबाधा पूछता है तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे, कलांतर पूछता है तो ये फार्मूला यूज करेंगे। अब जो सबसे अहम बात है वो क्या है, अगर इस परिपथ की हमें धारा निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, धारा के लिए ओम का नियम अप्लाई करो, तो ओम के नियम के अकॉर्डिंग पूरे परिपथ की प्रतिबाधा हमको क्या मिल गई जेड मिल गई। तो आई मैक्सिमम इजकल टू क्या हो जाएगा V/Z। भाई आई इजकल टू ओम के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता I बराबर B/R, लेकिन R यहाँ पे क्या है पूरे परिपथ की प्रतिबाधा यानी Z। ठीक है, तो I इजकल टू क्या मिल जाएगा हमको V बटे में Z का मान कितना है रख लो वैल्यू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। तो तीनों चीज़ें निकल गई आपकी, प्रतिबाधा निकल गया, कलांतर निकल गया और धारा निकल गई। अब आता है सबसे मेन बात अनुनाद की स्थिति। ये भी आपसे पूछा जाता है कि LCR परिपथ के लिए अनुनाद की स्थिति बताइए। अनुनाद की स्थिति होती क्या है, तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं अनुनाद की। ठीक है, तो धारा के अधिकतम मान के लिए अगर हमें धारा का मैक्सिमम मान चाहिए तो क्या होना चाहिए I मैक्सिमम। ठीक है, इक्वल टू BM बटे प्रतिबाधा की वैल्यू क्या है यही है ना Z की वैल्यू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये तो फार्मूला ही राइट किया और फार्मूले में ही डाउट। चलो ठीक है,
हमको इसको चाहिए अधिकतम, ठीक है, इसका मान क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। अधिकतम होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, न्यूनतम होना पड़ेगा। क्यों न्यूनतम होना पड़ेगा, तो वो भी देखो भाई। जैसे मान लो कोई भी हमारा फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखा हो, a इक्वल टू हमने लिख दिया x बटे वाई। अब a का मान मैक्सिमम तब होगा जब ये हमें मैक्सिमम चाहिए, क्या चाहिए, मैक्सिमम। तो इसको क्या होना पड़ेगा, मिनिमम। क्यों मिनिमम होना पड़ेगा, जैसे मान लो x बराबर आपको हमने यहाँ पे 3 वैल्यू लिख दी 10, और y की जो है एक वैल्यू हमने लिख दी 2, दूसरे में लिख दिया 10, यहाँ पे लिख दिया 4, और तीसरे में लिख दिया 10 और यहाँ लिख दिया 5, ठीक है। अब देखो तीनों कंडीशन के लिए x की वैल्यू हमारी क्या है, सेम है, 10 ही है, लेकिन y की वैल्यू बदल दी गई है। तो अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 2, इसको सॉल्व करोगे आएगा 2.5, इसको सॉल्व करोगे आएगा 5। तो ये सारी a की वैल्यू है। तो a की वैल्यू मैक्सिमम कब हो रही है, यानी a का अधिकतम मान कब मिल रहा है, जब y का मान छोटा है ना, यानी y न्यूनतम है, यानी y की वैल्यू देखो न्यूनतम है, सबसे न्यूनतम क्या है, 2 ही है। तो आपका a का मान ज़्यादा आ रहा ना। तो a के मैक्सिमम मान के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, y को न्यूनतम, तो ये रहा, ठीक है। अब इसी को क्या होना पड़ेगा, न्यूनतम होना पड़ेगा। तो अब ये न्यूनतम होगा कैसे वो भी देखो, ठीक है। बस वही कंडीशन, जिस कंडीशन पे ये न्यूनतम हो जाता वही हमारी क्या होती है, अनुनाद की स्थिति होती है। आर तो हमारा कुछ चेंज हो नहीं सकता, ठीक है। चेंज यही हो सकता है इन्हीं दोनों का डिफरेंस। मान लेते हैं, माना एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, इसकी वैल्यू मान लेते हैं 4 है और इसकी वैल्यू 2 है। तो दोनों का डिफरेंस हमने किया, कितना हो गया 4 - 2, और इसका क्या है, होल स्क्वायर है, तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 2 यानी 4, ठीक है। अब इसको बड़ा मान लेते हैं, इसको छोटा मान लेते हैं। मान लेते हैं एक्ससी हमारा क्या है, एक्ससी जो है बड़ा है और एक्सएल छोटा है। अब एक्ससी की वैल्यू मान ली गई कितनी है, इसकी वैल्यू मान लिया मैंने 4, इसकी वैल्यू मान लिया कितनी है 2 है, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, एक्सएल माइनस एक्ससी, तो यानी 2 - 4 आया कितना, -2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 4, क्योंकि माइनस का वर्ग करेंगे 4 ही आ जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में ये हमको वैल्यू पॉजिटिव दे रहा, और ये वैल्यू कोई भी वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी इसमें आर में जोड़ेगा तो वो बड़ा ही होगा, यानी आर न्यूनतम होने के बजाय मैक्सिमम हो रहा, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं, अगर इन दोनों को हम बराबर ले लें, क्या करें, एक्सएल और एक्ससी को बराबर ले लें, ठीक है। माना एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, तब क्या मिलेगा, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे 0, ठीक है, 0, और आर में 0 जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 0 आर ही मिलेगा, यानी न्यूनतम वैल्यू मिल रही है। तो माना एक्सएल बराबर एक्ससी, ठीक है। तो धारा के अधिकतम मान के लिए क्या हो जाएगा, इसको मानने की ज़रूरत नहीं है, यही एक कंडीशन ही हमको मिल रही है, ठीक है। तो आई के अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए क्या मिला, एक्सएल इक्वल टू एक्ससी। तो अब एक्सएल की जगह एक्ससी रखो तो क्या मिलेगा हमको, आई एम इक्वल टू BM बटे √R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक्सएल और एक्ससी बराबर है, तो एक्ससी की जगह पे मैंने क्या किया, एक्सएल रख दिया, तो इन दोनों का डिफरेंस किया, कितना आ गया 0। तो आया कितना, BM बटे √R² प्लस 0 का स्क्वायर। अब R² में 0 का स्क्वायर जोड़ोगे कितना आ जाएगा आपका, R² ही आएगा। तो BM बटे √ के अंदर R², और R² का अंडर रूट लोगे क्या आ जाएगा R, तो BM बटे R, आई मैक्सिमम। तो यानी धारा के अधिकतम मान के लिए आई मैक्सिमम के लिए हमको क्या कंडीशन मिला, B मैक्सिमम अपान R, ये कंडीशन मिला है, ठीक है। क्लियर हुई यहां तक बात। अब धारा का जिस मान के लिए हमको धारा का अधिकतम मान मिल रहा है, किसके लिए मिल रहा है,
एक्सएल इजकल टू एक्सी के लिए क्या मिल रहा है हमें, धारा मैक्सिमम मिल रही है। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, अनुनादी स्थिति कहलाती है। ठीक है, यानी ऐसी कंडीशन जिस पे धारा का मान मैक्सिमम मिले, ठीक है, एलसीआर परिपथ में धारा का मान जिस कंडीशन में मैक्सिमम मिलता है वही हमारी अनुनादी स्थिति कहलाती है। थोड़ा सा रिवाइंड करो, एक्सएल बराबर हमने आपको क्या बताया था, एक्सएल इजकल टू क्या था, ओमेगा एल, और एक्सी इजकल टू क्या था, 1/c ओमेगा। तो दोनों को बराबर करो, एक्सएल इजकल टू क्या है, एक्सी। ठीक है, एक्सएल की वैल्यू रखो, एक्सएल की वैल्यू कितनी है, ओमेगा एल। एक्सी की वैल्यू कितनी है, 1/ओमेगा सी। तो ओमेगा को इधर ले आओ, एल को उधर भेज दो, तो ओमेगा स्क्वायर इजकल टू कितना हो गया, 1/LC। ओमेगा इजकल टू कितनी हो गई, 1/√LC। ठीक है, ओमेगा इजकल टू क्या हो गया, √1/LC। ठीक है, ओमेगा आपका क्या है, कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति है। ठीक है, तो और कोणीय आवृत्ति ओमेगा इजकल टू क्या बताया गया है, 2πf। एफ क्या है, आवृत्ति है, तो रखो यहाँ पे 2πf इजकल टू 1/√LC। एफ इक्वल टू कितना मिल गया, 1/2π√LC। ये आपकी क्या है, अनुनादी आवृत्ति है, और ये आपकी क्या है, अनुनादी कोणीय आवृत्ति है। ठीक है, ये आपकी क्या है, अनुनादी कोणीय आवृत्ति, ये आपकी अनुनादी आवृत्ति, और ये जो है आपकी क्या है, अनुनादी धारा है। ठीक है, कहाँ गई, ये है। ठीक है, ये आपकी अनुनादी धारा है। तो ये आपकी अनुनादी कंडीशन है। अगर हम धारा और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ खींचे, ठीक है, आई और आवृत्ति एफ, इसके बीच में ग्राफ खींचे, तो ये जो है कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, तो यानी धारा का मान मैक्सिमम तब होता है, ये हमारी धारा है, ये इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब एफ इजकल टू कितना हो जाता है, 1/2π√L/c। ठीक है, तो आवृत्ति के इस मान के लिए धारा का मान अधिकतम मिलता है। ठीक है, तो ये था हमारा एलसीआर परिपथ का पूरा जो है कंक्लूजन। इसमें जो भी चीज़ें थी सारी चीज़ें हमने आपको डिस्कस कर दी। अब इसको आप लोग घर पर आराम से बैठकर 2-3 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और सबसे पहले जो है आप लोग 2 मिनट का समय निकालकर आप ये बताइए कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। अगर समझ में आया हो तो भी बताइए, नहीं समझ में आया हो तो भी बताइए। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है आपका एलसीआर परिपथ कंप्लीट हो गया। अब इसको आप लोग घर पर बैठकर प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 2 बार तो इसको आप लोग बिना देखे सॉल्व कीजिए कहीं पर, जिससे कोई भी दिक्कत आपको इस चैप्टर में नहीं आनी चाहिए। और उससे पहले आप लोग थोड़ा सा टाइम निकालकर जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जो हमने आपके लिए मेहनत की वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई हों तो हमारी मेहनत सफल है, अदरवाइज हम इसको आपको दोबारा समझाएं। ठीक है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। एक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ट्रांसफार्मर, जो हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल है, तो उसको भी देख लेते हैं, फिर ये चैप्टर जो है क्या हो जाएगा, कंप्लीट।